बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो देश में इस समय यार बहुत सारे मामले चल रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, बहुत कुछ चल रहा होगा, बट जो अहमदाबाद केस हुआ है ना, उसके आगे आई थिंक सब कुछ फीका है, सब कुछ फीका है, राइट? मतलब ये इतनी दुखद घटना है, इतनी ज़्यादा दुखद घटना है, किसने किस अपने को खोया है हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सीरियसली हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उन परिवारों में, उन लोगों में कितना दुख होगा जिन्होंने किसी अपने को ऐसे खो दिया जैसे मतलब कुछ नहीं और बस चले गए, ठीक है। जैसे रोज़मर्रा का एक दिन होता है, ठीक, और आपने तैयारी की है, आप कहीं गए हुए हो कि हाँ वापस आकर हमें ये काम करना है, और आपको पता चले यार कि ज़िंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, कब ख़त्म हो जाए पता ही नहीं, ठीक। तो आज इसीलिए हम ये वीडियो देखने वाले हैं आरजे रौनक की अहमदाबाद प्लेन क्रैश किसकी गलती की वजह से हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो वजह है वो हम जानेंगे, ओके। तो लेट्स सी, इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या एक बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है अहमदाबाद का हादसा? दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की वजह अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है और इसके पोटेंशियल रीजंस बता दिए गए। डॉक्टर सोनिया ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एरोस्पेस डिजाइन में सीनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने प्लेन क्रैश की फुटेज देखने के बाद कहा कि प्लेन थ्रस्ट की कमी की वजह से उड़ नहीं पाया। ये थ्रस्ट किस वजह से नहीं मिला, इस बारे में डॉक्टर सोनिया ने कुछ नहीं बताया और कहा कि ये ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर सोनिया ने यह भी कहा है कि प्लेन भले ही मॉडर्न हो, लेकिन था तो फिर भी 11 साल पुराना, यानी उसकी मेंटेनेंस में कमी भी इस क्रैश की वजह हो सकती है। नील हेंसफोर्ड, जो कि खुद एक पायलट है और स्ट्रेटेजिक एविएशन सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के ज्यादातर हादसे पायलट की गलती की वजह से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस क्रू और एयरलाइन की बात कर रहे हैं वो काफी रिस्पेक्टेड है और इस वजह से इस क्रैश की पोटेंशियल वजह बर्ड स्ट्राइक हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे हुआ नहीं है पहले। यूएस एयरवेज की 2009 में एक फ्लाइट के दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गए थे, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन हडसन नदी में लैंड कराना पड़ा था। हंसफोर्ड का कहना है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बर्ड स्ट्राइक काफी कॉमन है। रमेश, जो कि इस प्लेन क्रैश के अकेले सर्वाइवर, उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्लेन टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी थी। हैंसफोर्ड का कहना है कि ये आवाज बर्ड स्ट्राइक की हो सकती है, लेकिन अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो 2 आवाज आनी चाहिए थी। अब दोस्तों, फाइनली इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, जिनमें से एक थियरी तो रमेश को लेकर ही है। जब प्लेन क्रैश हुआ तो कई लोगों ने ऐसी फुटेज शेयर करनी शुरू कर दी जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि किसी एक पैसेंजर ने मिड एयर प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप लगाया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन विश्वास रमेश कुमार ने पुलिस को जो बयान दिए हैं उनके हिसाब से उन्होंने बीच हवा में प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट नहीं खोला, यानी क्रैश उनके इमरजेंसी एग्जिट खोलने से नहीं हुआ है। एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश की जब खबर आई उसके बाद किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस एक्सीडेंट में कोई सरवाइव कर पाएगा, लेकिन विश्वास रमेश कुमार को देखकर लोगों ने यही कहा कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था तब रमेश ने यह बताया कि उनको फ्लाइट टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज सुनाई दी। रमेश, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया आए थे और अपने भाई के साथ वापस लंदन जा रहे थे। रमेश की सीट नंबर 11A थी, जबकि उनके भाई किसी दूसरी रो में बैठे थे। रमेश को अभी तक ये नहीं पता कि उनके भाई जिंदा हैं या नहीं। रमेश के कजिन अजय ने इंग्लैंड में रिपोर्टर्स को यह भी बताया कि फ्लाइट से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया और बताया कि वो सेफ है, लेकिन इस हादसे से काफी दुखी हैं। जो डॉक्टर रमेश का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से रमेश बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है और 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। रमेश कुमार कैसे बचे ये बात शायद किसी को नहीं पता। खुद रमेश के हिसाब से उनको नहीं पता कि आखिर पिछले 48 घंटे में उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन इन सब के बीच वो दुनिया के सामने एक उम्मीद की तरह आए हैं कि अगर ऊपर वाले ने आपको बचाने की ठानी है
तो आपको मौत भी नहीं छू सकती। मोदी जी ने भी अपने अहमदाबाद दौरे पर रमेश कुमार से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात करी। रमेश का बचना जितना रहस्यमयी है, उतनी ही रहस्यमयी एक कहानी हमें हमारे पॉडकास्ट पर सुनाई है अनुज धर जी ने, जो कि ऑथर हैं, हिस्टोरियन है, रिसर्चर है, और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पिछले कई सालों से रिसर्च करी है और ये बताया है अपनी किताबों के थ्रू कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, जो हमें जनरली बताया जाता है। अनुज जी ने बताया कि नेताजी वो प्लेन क्रैश सरवाइव कर गए थे और कई साल तक उन्होंने गुमनामी का जीवन जिया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों किया? कई सवालों के जवाब आपको हमारे इस नए पॉडकास्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड एक और हैरत अंगेज बात आपको बताते हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर बोइंग कंपनी पर अब आरोप लगने शुरू हो गए। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसका एयरक्राफ्ट ड्रीमलाइनर यानी बोइंग 787 था, जो कि वैसे तो काफी सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन इसके क्रैश होने के बाद मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जिन्होंने ये बताया कि कई सारे विसल ब्लोअर्स ने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि बोइंग का ड्रीमलाइनर सेफ एयरक्राफ्ट नहीं है और इसमें इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इस वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने बोइंग के खिलाफ जांच बिठा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस विमान को लेकर अमेरिकी इंजीनियर और बोइंग कर्मचारी सैम सालेपोर ने 2024 में ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने FAA के सामने एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 787 ड्रीमलाइनर और 777 मॉडलों के प्रोडक्शन में गंभीर खामियों का आरोप लगाया गया। उन्होंने दावा किया कि बोइंग ने उत्पादन में जल्दबाजी की और फ्यूजलेज विमान का जो मुख्य ढांचा है उसमें छोटे छोटे गैप को ठीक करने में लापरवाही बरती है। सालेपोर का कहना था कि बोइंग के प्रोडक्शन में ऐसे शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं जो विमानों की एज को, उम्र को छोटा कर सकते हैं और समय के साथ विनाशकारी एक्सीडेंट्स यानी हादसे का कारण भी ये बन सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन छोटे छोटे गैप्स की बात की है जो विमान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते समय ठीक से नहीं भरे जाते। इससे विमान के ढांचे पर उड़ान के दौरान एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जिससे सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में भी FAA और बोइंग ने 787 ड्रीमलाइनर की डिलीवरी को लगभग 2 साल के लिए रोका था, ताकि इन्हीं खामियों की जांच की जा सके। तब बोइंग ने यह दावा किया था कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है और विमानों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। सालेपोर का कहना था कि समस्याएं अब भी बरकरार हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि कुछ हिस्सों को जबरन फिट करने के लिए कर्मचारी उनके ऊपर कूदते थे, जिसे उन्होंने पूरी तरह असुरक्षित करार दिया है। ये कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि जबरदस्ती हिस्सों को फिट करने के लिए उन पर कूदा गया है। अगर इस विसल ब्लोअर की बातों में दम है और ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है तो दुनिया भर की एयरलाइंस को बोइंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा। लेकिन जो इस प्लेन क्रैश में इस दुनिया से चले गए वो लौटकर तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये गलती किसकी थी? ये तकनीकी खराबी थी या इंसानी भूल थी? विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर बताना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो गुमनामी बाबा बनकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी थियरीज अपनी किताबों के थ्रू, अपनी रिसर्च के थ्रू अनुज धर ने कई सालों से दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है और उन्हीं अनुज धर के साथ हमने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी जरूर देखना। और ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे भी अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद। जय हिंद सर। यार मैं सच्ची बताऊं, अपने देश में ऐसे हादसे पे हादसे हो रहे हैं कि क्या ही कहा जा सकता है। लाइक मैं सोच भी नहीं सकती थी, सीरियसली कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कोई बड़ा हादसा मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी फेस करूंगी। ठीक है, कभी भी। ओह माय गॉड, आई थिंक 200 प्लस लोग जो हैं वो मरणासन हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं, पता है क्या, मैं इसीलिए किसी भी वीडियो पर अभी तक रिएक्शन नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक डेफिनेट, एक सही जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। ठीक है, कि कितने लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं, कितने लोगों का मतलब देहांत हुआ है और जो सर्वाइवर है वो
किन किन स्थितियों से गुजरा है, ठीक है। तो जब तक पूरी तरीके से वो नहीं हो जाती, और उसके बाद मैं यार ऐसी हो गई थी कि बहुत, पता है मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं बोलूं क्या इस चीज में, क्योंकि ये एक मैन मेड है या फिर हादसा है, ये अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन अगर ये हादसा है, ठीक है, तो हम किसी को कोस नहीं सकते, सीरियसली हम अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते, किसी को कोस नहीं सकते कि हाँ तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। हम बस ये कह सकते हैं कि हाँ नेचर कभी कभी यार मतलब क्रूअल हो जाती है। और क्रूअल क्या, जैसे हम भूकंप में या सुनामी में या सूखे में हम किसी को कह नहीं सकते, किसी को कोस नहीं सकते, उस टाइम पे नेचर अपने आप को बैलेंस कर रही होती है, ठीक है। वैसे ही जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये नेचुरल है या मैन मेड है, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और अगर मैन मेड है, ये किसी की वजह से हुआ है, तो फिर भाई उस इंसान को ना मर ही जाना चाहिए, सीरियसली। गलती से अगर कुछ होता है तो फिर हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर जानबूझकर अगर कुछ किया गया है, देन रियली हार्ट ब्रेकिंग, रियली हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ही ज्यादा दुखद है ये चीज। और इसमें सच बताऊं तो इस टाइम पे तो मैं किसी की भी गलती नहीं दे सकती, किसी की भी गलती नहीं दे सकती। अगर पायलट की गलती इसमें थी भी, तो वो बेचारा भी जा चुका है इस दुनिया से। उनके पिताश्री जो हैं, उनका इंटरव्यू, उनके शब्द जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया जा रहा है न्यूज़ मीडिया पर, वो बोल नहीं पा रहे हैं इस टाइम। इससे ज़्यादा और क्या ही सदमा वो झेल सकते हैं कि मतलब एक बेटा जो सुबह कह के गया होगा कि हाँ पापा मैं इतने दिन में वापस आ जाऊंगा, मतलब क्योंकि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट होती है तो 1-2 दिन 3 दिन लगते हैं वापस आने में। तो जो बेटा बोल के गया हो कि हाँ मैं अब आ जाऊंगा, तब आ जाऊंगा, अगर वो ना पहुंचे टाइम से, तो फिर क्या ही बीतती है माँ बाप पे। यही देख लो कि हाँ हमारे माँ बाप जो होते हैं, जो घर में बैठे होते हैं, हम लोग जस्ट बाहर थोड़ी गए होते हैं किसी कुछ सामान लेने या कुछ चीज़ लेने, ठीक है, तभी वो सोचते कि वो 10 बार फ़ोन कर लेंगे, हाँ बेटा जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, ठीक है। अब जो माता पिता इंतज़ार जिनका कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है, उन माता पिता की स्थिति, उनकी हालत क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? उन बच्चों की हालत क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जिन्होंने अपने माता पिता को, माँ या पिता किसी को खो दिया है, किसी अपने ऐसे दोस्त को जो आपका सबसे हमदर्द रहा हो, ठीक है, उसे खो दिया हो आपने, या कोई ऐसा निजी, कोई ऐसा आपका करीबी ऐसा रहा हो जिसके खोने पर आपकी ज़िंदगी सूनी हो गई है। आप नहीं इमेजिन कर सकते कि ऐसे लोगों पे क्या बीत रही होगी इस टाइम पे। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, बस सबको शांति मिले।